नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शुक्ला आज पुनः आपका एक बार अपने YouTube चैनल निर्माण जीएस एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश जीके की जो आपकी सीरीज चल रही है उसमें अपन का बहुत सारे लेक्चर आ रहे हैं आपको पढ़ने को या कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। तो उसी संदर्भ में जैसे कि अपन ने पिछले वीडियो में देखा था मध्य प्रदेश के वनों के संदर्भ में जानकारी कि मध्य प्रदेश का वनीय भूभाग कितना है, वनों के साथ साथ मध्य प्रदेश के प्रमुख किस प्रकार के या आपके वनों का विभाजन देखे थे, है ना, उप विभाजन देखे थे सभी प्रकार के प्रजाति के आधार पे, भौगोलिक आधार पे, प्रादेशिक आधार पे, है ना, अन्य कई प्रकार के भी थे। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखे थे सागौन के वृक्ष, साल के वृक्ष और आपके बांस के वृक्ष। इसके अलावा गौण वन भी देखे थे जैसे कि तेंदुपत्ता हो गया, हर बहेरा हो गया, आंवला हो गया, लघु वन उत्पाद जो भी है इनके बारे में अपन ने देखा था। अब जब वनों का टॉपिक चल रहा है तो यहाँ पे वनों के टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा की दृष्टि से मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन अभ्यारण्य और साथ ही साथ आपके जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप परीक्षा में देखें आपके कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है ना, पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, पेंच टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई, है ना, यहाँ के आपके जैसे कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित नहीं है। ये सब सारे इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी जो आपको सबसे पहला मैं बताऊँगा मध्य प्रदेश के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है 12 जो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है उनके संदर्भ में आपको बताऊंगा। उनके बाद आपके जो मध्य प्रदेश के वन अभ्यारण्य हैं उनके बारे में बताऊंगा और फिर लास्ट में आपके जो 3 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है मेन ये है क्या है, मध्य प्रदेश के प्रमुख या मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। तो अब जब बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान होते क्या हैं, क्यों बनाए जाते हैं और इनकी उपयोगिता क्या है ना। और दूसरा फिर इसके साथ साथ अपन देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान और वन अभ्यारण्य में अंतर क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान कैसे अलग है, वन अभ्यारण्य किस प्रकार से अलग है, क्योंकि दोनों जगह तो आपके जीव जंतु या पशु पक्षी का ही संरक्षण किया जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में आपको बता दूं कि वनीय भूभाग, जैसे कि आपको मैंने बताया था वनीय भूभाग, ऐसा जो राष्ट्रीय उद्यान को समझिए कि जो जीव जंतु हैं या जंगली जीव जंतु हैं वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए वनीय भूभाग के अंतर्गत यानी कि जो उनका प्राकृतिक आवास होता है उसको क्या किया जाता है, आरक्षित क्षेत्र घोषित करके उसको क्या राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया जाता है। मतलब कि वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए और उनको बढ़ावा देने के लिए जिससे कि वो आपके जो प्रकृति का संतुलन बना रहे, ये आपके क्या है राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। ये कहाँ पे आपके मतलब कि जो आपके वनीय भूभाग होते हैं, जैसे आप देखेंगे कि जो मंडला वाला घाट वाला क्षेत्र यहाँ पे आपके कान्हा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है ना। तो राष्ट्रीय उद्यान को वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। ये क्या है आपके जो वनीय भूभाग है उनका जो पूरा क्षेत्र है उसके अंतर्गत कुछ भूभाग को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रीय उद्यान तो ठीक है कि राष्ट्रीय उद्यान आपने समझ लिया कि वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए, लेकिन वन्य अभ्यारण्य क्यों है, ये वन अभ्यारण्य क्यों बनाए जाते हैं, ये क्या चीज़ है भाई। दोनों में जब आपके पशु पक्षी या जीव जंतु की श्रेणियों को संरक्षण किया जाता है तो अलग अलग से अलग क्यों भाई। देखिए राष्ट्रीय उद्यान में क्या है कि जो सभी प्रकार के जीव जंतु हैं या जो वन्य प्राणी हैं उनके प्राकृतिक आवास को संरक्षित करने के लिए आपके राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है। मतलब कि उस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत जो घोषित क्षेत्र होता है वहाँ पे सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियाँ, मतलब जिससे कि मानव और जो वन्य प्राणी हैं उनका संघर्ष कम हो, वो राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र घोषित किया जाता है जिससे कि उनके प्राकृतिक आवास में, वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास में कमी ना आए। जैसे कि आप लोग एक व्यक्ति का नाम सुनते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, आप नाम सुनते हैं तो ये आपके जो कहाँ पे है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान,
कहाँ पे, आपके उत्तराखंड में देखने को मिलता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इनके बारे में जानिए कि थोड़ा सा यहाँ पे मैं कहानी ऐड करता हूँ जिम कॉर्बेट वाले व्यक्ति की, कि यहाँ पे जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे पहले क्या, ये जो जिम कॉर्बेट जिनके नाम पे इस उद्यान का नाम रखा गया, ये क्या थे, पहले बहुत बड़े शिकारी हुआ करते थे। तो ये क्या करते थे, शिकार करते थे। शिकार करने के बाद वन्य प्राणियों को जो है बड़े गौर से देखा करते थे। तो देखा गया कि कुछ समय बाद उत्तराखंड वाले क्षेत्र में जब देखा गया कि यहाँ पे धीरे धीरे क्या है कि जो आए दिन आपके देखा गया कि जो प्राणी हैं, वन्य प्राणी, वो क्या है, मानवीय क्षेत्रों में घुस रहे हैं और मनुष्य क्या है, उनका शिकार कर रहे हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने इनका क्या है कि जो लगातार ये मानव एवं वन्य प्राणियों की संघर्ष की घटना बढ़ती रही, तो इसके बाद उन्होंने उनका अध्ययन चालू किया। तो एक बार उन्होंने देखा कि शिकार, जो शेर का शिकार किया, उसके बाद उन्होंने देखा वो शेर क्या था, बस्ती में घुसा हुआ था। तो जब बस्ती में घुसा हुआ शेर, तो उसका जब उन्होंने देखा तो उनको समझ में आया कि ये शेर बस्ती में अपनी मर्जी से नहीं घुसा, मतलब कि जो वन्य प्राणी हैं वो कहाँ पे, मानवीय बस्तियों में नहीं घुस रहे। हम लोग नगरीकरण की प्रक्रिया, मतलब वनों को समाप्त करके उनके आवास में घुस रहे हैं। यदि हम किसी के आवास को समाप्त करने की कोशिश करेंगे तो संघर्ष स्वाभाविक उत्पन्न होता है, चाहे वन्य प्राणी, आप पड़ोसी का ही दीवार गिरा के देख लीजिए, संघर्ष तो होगा ही। उसी प्रकार की जैसे कि जो मानवीय क्षेत्र है वो क्या कर रहा था, दायरा बढ़ रहा था, और जो वन्य प्राणियों का जो आवासीय क्षेत्र था वो क्या है, आपके कम होता जा रहा था, जिसके बाद ये संघर्ष की घटना बढ़ रही थी। तो हुआ क्या कि उन्होंने पूरे वनी भूभाग को आरक्षित क्षेत्र करके राष्ट्रीय उद्यान की आपकी संकल्पना प्रस्तुत की और ये बताया कि हम वन्य प्राणी आवासीय क्षेत्रों में नहीं आ रहे हैं, बल्कि हम उनके आवासीय क्षेत्रों में प्रवेश करते जा रहे हैं। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाने चाहिए वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए, साथ ही साथ मानव और जीव जंतु संघर्ष रोकने के लिए। ठीक है, ये तो राष्ट्रीय उद्यान की संकल्पना। वन अभ्यारण्य, वन अभ्यारण्य क्या होते हैं, वन अभ्यारण्य में आपके किसी विशेष पशु या पक्षी या जाति का या प्रजाति का संरक्षण करने के लिए इनको क्या होते हैं, वनी भूभाग के अंतर्गत या वनी भूभाग से अन्य स्थान पे, मतलब कि उस क्षेत्र से जो जीव जंतु हैं उनको अन्य स्थान पे प्रवेशित करके उसी तरह का वातावरण तैयार करके उनको संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। इस संकल्पना से वन अभ्यारण्य बनाए जाते हैं। ठीक है, दोनों चीज में अंतर समझिए। राष्ट्रीय उद्यान क्या, राष्ट्रीय उद्यान में आपके जो सभी प्रकार के या जो वनी भूभाग के अंतर्गत जितने भर आपके जीव जंतु हैं उनके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान। वन अभ्यारण्य क्यों, वन अभ्यारण्य वनी क्षेत्र या वनी भूभाग के अंतर्गत या उस क्षेत्र से इतर या भिन्न कह सकते हैं, अलग दूसरी जगह पे किसी विशेष पशु पक्षी या प्रजाति के संरक्षण के लिए आपके क्या बनाए जाते हैं, वन अभ्यारण्य बनाए जाते हैं। समझ गए ना, दोनों चीज में राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर है और वन अभ्यारण्य। ठीक है, तो अब बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा आप लोग ने देखा। अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यदि मध्य प्रदेश में बात की जाए कि मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनकी संख्या की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या आपको देखने को मिलती है 12 देखने को मिलती है। पहले कितने थे, 11 थे, जिनमें से 2018 में जो पालपुर कूनो यानी कि जो श्योपुर जिले में स्थित आपका वन अभ्यारण्य है उसको क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर दिया। तो अब मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 12 हो गई है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, इसके पहले के भी 11 थे, ये मत कहिएगा कि पालपुर कूनो को जोड़ के 11 हुए हैं। अभी मैं 10-11 के नाम भी बताऊंगा आपके कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, 12 राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद इनमें से कुछ एक योजना चलाई गई थी, प्रोजेक्ट टाइगर योजना। ठीक है, अब देखिए दोनों चीज़ में अलग अलग अंतर समझिए। मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, 12। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित। तो सबसे पहले आप समझिए कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। प्रोजेक्ट टाइगर,
तो प्रोजेक्ट टाइगर की आप बात करें तो जैसे जैसे आप देखते हैं कि अभी आपको क्या देखने को मिलता है, केवल और केवल डायनासोर के जीवाश्म देखने को मिलते हैं। किसी ने ऐसा अभी पृथ्वी में जो हाल फिलहाल में जो अभी जीवित लोग हैं इन्होंने देखा नहीं होगा डायनासोर, सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में ही देखा होगा, है ना। तो बात करें कि जैसे जैसे आपके जो प्रकृति में परिवर्तन होने के साथ साथ डायनासोर समाप्त हो गए, उसी तरह देखा गया जो 20वीं सदी है उसमें देखा गया कि लगभग आपके जो बाघों की संख्या है दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और 20वीं शताब्दी के अंत में ये आ गया कि इनकी संख्या पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में क्या हो गई, कम हो गई। तो एक तरह से ये उत्पन्न हुआ कि जो खाद्य श्रृंखला है उसके संदर्भ में असंतुलन की स्थिति को देखते हुए ये हुआ कि यदि बाघों की संख्या कम हो जाएंगी तो जैसे आपके डायनासोर विलुप्त हो गए वैसे भी ये भी विलुप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1972-73 में वैश्विक स्तर पे, ना कि भारत पे, केवल भारत पे, बल्कि वैश्विक स्तर पे बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत विशेष रूप से आपके किसके बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। तो भारत में आप देखेंगे यदि वैश्विक स्तर पे बात करें, वैश्विक स्तर पे एक व्यक्ति का नाम दिखता है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के जनक के रूप में जाने जाते हैं। वैश्विक स्तर पे आपके एक व्यक्ति का नाम है डैनी मैनफोर्ड, ये आपके क्या करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के जनक के रूप में जाने जाते हैं। जबकि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक जो हैं आपके कौन है, कैलाश सांखल्या, इनका नाम विशेष रूप से याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए दोनों जो वैश्विक स्तर पे प्रोजेक्ट टाइगर के जनक के रूप में जाने जाते हैं ये कौन थे, डैनी मैनफोर्ड, और भारत पे आपके कैलाश सांखल्या, इन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। दोनों चीज़ को आप देखिए, दोनों नामों को, एक वैश्विक स्तर पे हैं और एक भारत स्तर। तो इस परियोजना के अंतर्गत यानी कि जो बाघ संरक्षण परियोजना आपके स्टार्ट की गई थी 72-73 में, इस परियोजना के अंतर्गत क्या कार्य पद्धति कि जितने भर राष्ट्रीय उद्यान हैं उनमें से कुछ राष्ट्रीय उद्यान को बाघ संरक्षण परियोजना के अंतर्गत घोषित कर आपके क्या किया जाए, जो बाघ है उनका विशेष रूप से संरक्षण किया जाए। तो जैसे कि आप मध्य प्रदेश में देखेंगे कि मध्य प्रदेश में आपके कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या देखने को मिलती है कितनी, 12 देखने को मिलती है। लेकिन यदि इनमें से बात किया जाए तो मध्य प्रदेश के 5 राष्ट्रीय उद्यान और 1 वन अभ्यारण्य में आपके क्या है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत, मतलब कि इन राष्ट्रीय उद्यानों में आपके प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ संरक्षण परियोजना लागू है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कई बार आपको 2 आंकड़े देखने को मिलते हैं। एक तो कई बार आपको कुछ पुस्तकों में देखने को मिलता है कि मध्य प्रदेश के 5 राष्ट्रीय उद्यान और 1 वन अभ्यारण्य में प्रोजेक्ट टाइगर योजना लागू है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको पढ़ने को मिलता है कि मध्य प्रदेश में आपके 6 राष्ट्रीय उद्यान और 1 वन अभ्यारण्य में आपके प्रोजेक्ट टाइगर योजना लागू है। तो इसमें आपके दुविधा या द्वंद्व की स्थिति से बचने के लिए आपको दोनों बातें याद रखना है। इसमें एक मध्य प्रदेश सरकार के आंकड़े के अनुसार है, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार क्या घोषणा करती है कि मध्य प्रदेश के 5 राष्ट्रीय उद्यान और 1 वन अभ्यारण्य में प्रोजेक्ट टाइगर योजना लागू है। जबकि भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यान और 1 वन अभ्यारण्य में प्रोजेक्ट टाइगर योजना लागू है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों द्वंद्व की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है कि मध्य प्रदेश सरकार क्या कहती है कि मध्य प्रदेश के 5 राष्ट्रीय उद्यानों में आपके प्रोजेक्ट टाइगर योजना और 1 वन अभ्यारण्य में, ठीक है। लेकिन भारत सरकार क्या कहती है, 6 राष्ट्रीय उद्यान और 1 वन अभ्यारण्य में। इन दोनों कंफ्यूजन के लिए आपको मैं बताता हूं कि यहाँ पे आपके जो संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है, ये जो संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान आपके सीधी जिले में देखने को मिलता है, इसका देखिए ये पहले क्या था, पूरा मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ एक था। तो ये पूरा जो संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल लगभग आपके 868 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता
है। तो यहाँ पे जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया तो आधा जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके किस राज्य में चला गया, छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया। तो इसमें जो आपका मध्य प्रदेश में सम्मिलित राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको यानी कि जो भाग है उसको क्या नाम दिया जाता है, संजय राष्ट्रीय उद्यान, और जो दुबरी वाला है या जो छत्तीसगढ़ में सम्मिलित है उसको क्या आपके डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। तो मध्य प्रदेश सरकार क्या कहती है कि हमारे मतलब मध्य प्रदेश आधिकारिक घोषणा ये करती है मध्य प्रदेश सरकार कि जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है उसमें बाघ संरक्षण परियोजना नहीं लागू है, जबकि भारत सरकार क्या कहती है कि बाघ संरक्षण परियोजना इस संजय राष्ट्रीय उद्यान में भी लागू है। क्योंकि ये जो आपका ये वाला भाग है यहाँ पे संजय का ये विभाजित हो गया। तो दोनों में आप याद रखिए कन्फ्यूजन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो सीधी में आपका ये वाला जो पार्ट था यहाँ पे आपको देखने को मिलता है संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान, इसके वजह से मेन कंफ्यूजन है। ठीक है, ये हो गए मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान। और प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर आप देख लिए कि कितने प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित है, 5 राष्ट्रीय उद्यान एवं 1 वन अभ्यारण्य। दोनों चीज़ आप समझ लीजिए, एक तो मध्य प्रदेश सरकार की आधिकारिक घोषणा है, दूसरी आपकी भारत सरकार की आधिकारिक घोषणा। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैं पूरे मैप में आपको एक एक राष्ट्रीय उद्यान की स्थिति बताता चलूँगा, उनसे संबंधित जो विशेष बातें हैं वो भी आपको बताता चलूँगा। ठीक है, तो ये आगे आ जाइए आप। सबसे पहले आपका जो राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है मध्य प्रदेश का, एक राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, एक राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है आपको, कौन सा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। यदि आप कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखेंगे तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपको यहाँ पे लगभग देखने को मिलता है। ये लगभग आपका जो पूरा क्षेत्र है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, ये आपके मंडला बालाघाट जिले में विस्तृत है। आपका कौन सा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। यदि इसकी बात की जाए तो इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल देखने को मिलता है। और जो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़े या सबसे विस्तृत भूभाग में फैला हुआ है आपका राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी बात की जाए, यदि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के इतिहास के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले इसको क्या है 1933 में, यानी कि इसको क्या था, ये वन अभ्यारण्य घोषित किया गया था। कब, 1933 में। और 1925 में इसको क्या घोषित कर दिया गया, पहला राष्ट्रीय उद्यान आपके घोषित किया गया। कौन सा, ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कब, 1955 में। ठीक है, ये कहाँ पे है, आपके मंडला बालाघाट जिले में विस्तृत है और इसका क्षेत्रफल है आपके 940 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब बात करें कि क्या यह राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित है, तो हाँ, मध्य प्रदेश का जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके किसके, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक पुरातन भी पूछा जाए, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान आपका पूछा जाए तो कौन सा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और ये आपके इसी राष्ट्रीय उद्यान ने अभी पिछले 2 वर्ष में 1-1.5 साल पहले इसने क्या किया, अपना जो मैस्कॉट या शुभंकर जारी किया है। जो ब्रेडरी आपके क्या नाम है शुभंकर का, इसके शुभंकर का नाम है, आप देख सकते हैं मैस्कॉट गूगल करके देखिएगा, भूर सिंह दा बारहसिंघा। ये इसने अपना मैस्कॉट घोषित किया है, किसने, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने। और ये राष्ट्रीय उद्यान मैस्कॉट जारी करने वाला आपका पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे यदि बात की जाए कि जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे कि कौन कौन से पशु पक्षी या किनका संरक्षण है, तो यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको देखने को विशेष रूप से मिलेगा, आपको ब्रेडरी प्रजाति का आपका बारहसिंघा देखने को मिलता है, बाघ हो गया, चीतल हो गया, सांभर हो गया, नील गाय हो गए, ये सब आपको ज़्यादातर विशेष देखने को मिलते हैं। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कब, आपके 4-5 चीज़ें मैंने इसके बारे में आपके बताई कि कब स्थापित हुआ, पहले वन अभ्यारण्य कब घोषित किया गया, 1933 में, 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान, इसका क्षेत्रफल कितना है, किस जिले में स्थित है ना, और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित है। इसका मैस्कॉट किसने ये जो जारी किया, इसका क्या नाम है, भूर सिंह दा बारहसिंघा। आप इसको गूगल करके आज देख लीजिएगा कि ये किस तरह का दिखता है, भूर सिंह दा बारहसिंघा। ठीक है,
ये तो हो गई आपके किसके सबसे हाँ, और दूसरी बात याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान की यदि बात करें तो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलता है यहाँ पे उमरिया जिले में आपको देखने को मिलता है। कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपके किस जिले में फैला हुआ है? उमरिया जिले में फैला हुआ है। यदि इसकी बात की जाए कि जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना आपके कब की गई थी, तो बांधवगढ़ की यदि बात करें कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की यदि बात करते हैं तो इसकी स्थापना तो वैसे 1958 में की गई थी, लेकिन बाद में इसे क्या किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर में आपके क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। यदि इसके देखिए दोनों चीज़ें में कुछ किताबों में आपको मिलता है कि किस वर्ष इसको प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया, और एक पूछा जाता है कुछ किताबों में आपके इसका सन मिलता है कब स्थापना की गई। ठीक है, तो बांधवगढ़ की स्थापना आपके 1958 में की गई। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें कि यदि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना देखने को मिलता है, तो जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है इसका क्षेत्रफल आपको देखने को मिलता है कितना? लगभग 437 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और ये आपका जो एक राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके कितने? ये लगभग आपके 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पे यदि देखा जाए तो इस राष्ट्रीय उद्यान में शेरों की संख्या आपको क्या? सर्वाधिक, यानी कि घनत्व ज़्यादा देखने को मिलता है। घनत्व से मतलब समझिए, शेरों की संख्या नहीं, क्षमा करिए, शेरों की संख्या नहीं, घनत्व की बात की जा रही, मतलब कि पर किलोमीटर एरिया में, मतलब कि जो वनी भूभाग है उसके अंतर्गत ज़्यादा। तो घनत्व कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। ये जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है पूर्व में जो आपके रीवा के राजा थे उनका शिकार गाह हुआ करता था, मतलब कि राजा महाराजा यहाँ पे आपके जो रीवा रियासत के राजा थे ये क्या करने जाते थे? यहाँ पे शिकार खेलने जाते थे। आपके कहाँ पे? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। यदि इसकी बात की जाए तो क्या यह राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित है? तो हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आपका दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो क्या क्या है आपने इसके बारे में जानकारी देखी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? आपके उमरिया जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1958 में की गई। इसका क्षेत्रफल कितना है? 437 वर्ग किलोमीटर। क्या यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित है? तो हाँ, यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित है। फिर इसके बारे में 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। साथ ही साथ यहाँ पे आपके प्राचीन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान प्राचीन में किसका शिकार गाह था? तो यह किसका? रीवा के जो राजा हुआ करते थे उनका शिकार गाह था। कौन सा आपका? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो लगभग 5 से 6 फैक्ट अपन ने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखे। और सर्वाधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये आपने देखा किसके बारे में? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलता है ये है आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये माधव राष्ट्रीय उद्यान आपके कहाँ पे है? ये आपके शिवपुरी जिले में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान आपके कहाँ पे? शिवपुरी जिले में स्थित है। यदि इसकी बात की जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना आपके 1968 में की गई थी। और ये जो माधव राष्ट्रीय उद्यान, जैसे कि बांधव के बारे में आप लोग जानते हैं कि जो ये किसका शिकार गाह था? रीवा के राजा का शिकार गाह हुआ करता था। तो ये जो ग्वालियर स्टेट के महाराजा थे ये प्राचीन में माधव राष्ट्रीय उद्यान पूर्व काल में आपके किसके? ग्वालियर स्टेट के राजाओं का शिकार गाह हुआ करता था। क्या यह जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है या यह आपके किसके अंतर्गत? प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित है? नहीं, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत यह राष्ट्रीय उद्यान आपके माधव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये सम्मिलित नहीं है, है ना। और ये जो यहाँ से इसी माधव राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है, माधव राष्ट्रीय उद्यान से ही आपके एक जो आपका AB रोड, आगरा बम्बई रोड सुनते हैं, ये आपके माधव राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। ठीक है, साथ ही साथ इसी राष्ट्रीय उद्यान में आपको जॉर्ज कैसल का किला देखने को मिलता है। जॉर्ज कैसल का किला
और एक नदी है जो सिंध नदी ध्यान रखिएगा, सिंधु नहीं, सिंध नदी आपके इसी माधव राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, यदि आप यहाँ पे घूमने जाएंगे तो आपको कौन कौन से पशु पक्षी देखने को मिलते हैं। यदि माधव राष्ट्रीय उद्यान में आप घूमने जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपके गौर हो गया, नीलगाय हो गई, हिरण हो गया, है ना। ये आपके यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? आपके माधव राष्ट्रीय उद्यान में। तो अपन ने कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान देखे? कान्हा हो गया, बांधवगढ़ हो गया और आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद आपका जो नया राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का, ये आपका कौन सा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये किस जिले में स्थित है? पन्ना में स्थित है। नाम से ही स्पष्ट है इसके कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? आपके पन्ना में है स्थित है। और यदि इसकी बात की जाए कि जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब की गई, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना आपके 1981 में की गई और इसको 83 में प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया। 83 में प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के, तो इसका जो क्षेत्रफल आपको देखने को मिलता है 543 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल इसका देखने को मिलता है। मतलब कि ये आपका देखिए पन्ना जिले में स्थित है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित है ना। और केन नदी इसी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर बहती है आपके। तो इसका क्षेत्रफल आपको कितना? 543 वर्ग किलोमीटर। और आपका इसकी स्थापना कब? 81 में। और ये यहाँ पे आपके केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। ठीक है, ये आपके 4 राष्ट्रीय उद्यान हो गए। 5वां जो राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलता है ये है आपके संजय राष्ट्रीय उद्यान। ये संजय राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? संजय राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलता है सीधी जिले में। और ये संजय राष्ट्रीय उद्यान पहले इसका जो क्षेत्रफल था, पहले ही मैंने आपको बताया कि ये मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ विभाजन हो जाने के उपरांत ये आधा भाग जो है संजय राष्ट्रीय उद्यान का कहाँ पे चला गया है? जो नवीन गठित राज्य है छत्तीसगढ़ में चला गया है और आधा भाग आपके कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में शेष है। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान आपके सीधी जिले में स्थित है। यदि इसकी स्थापना की बात की जाए संजय राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसका जो स्थापना वर्ष है ये आपके कब? 1983 में स्थापना किया गया था। और इसके क्षेत्रफल की बात की जाए संजय राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसका जो क्षेत्रफल है आपके कितना? 466 वर्ग किलोमीटर आपके क्षेत्रफल। देखिए ये मध्य प्रदेश में जितना भाग है उतना लिखा है। यदि इसकी बात करें कि कितना है टोटल, तो टोटल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगभग 850 से अधिक क्षेत्रफल आपको देखने को मिलता है संजय राष्ट्रीय उद्यान का। और इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, जिसको भारत सरकार बोलती है कि मध्य प्रदेश में स्थित संजय राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर लागू, लेकिन भारत सरकार के अनुसार, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार क्या कहती है? प्रोजेक्ट टाइगर योजना यानी बाघ संरक्षण परियोजना कहाँ पे? आपके संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में आपके क्रियान्वित नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो नया राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलता है ये आपका है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपके कहाँ पे देखने को मिलता है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपके जो सिवनी छिंदवाड़ा जिला है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे? सिवनी एवं छिंदवाड़ा जिला में फैला हुआ है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। यदि इसकी बात की जाए कि जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना यानी कि आपके 1983 में आपके पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपके स्थापना की गई थी। यहाँ पे आप देखें कि ये जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके किस जिले की सीमा पे? सिवनी और छिंदवाड़ा जिले की सीमा पे स्थित है। तो यहीं से होकर आपकी एक नदी बहती है जो पेंच नदी है, इसी राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है आपके कहाँ से? जो सिवनी छिंदवाड़ा जिले में आपके जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इससे होकर विकसित होती है। यदि इसकी बात करें तो ये पहले जो पूर्व में इसका नाम था पेंच राष्ट्रीय उद्यान, वर्तमान में इसका नाम बदल के क्या है आपके? इसका नाम बदल के आपके क्या कर दिया गया है? इंदिरा गांधी या इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय पार्क आपके कर दिया गया है। नाम किसका? पेंच राष्ट्रीय उद्यान का।
यदि इसकी बात करें कि इसका जो क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल लगभग आपको देखने को मिलता है 293 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर आपके क्षेत्रफल देखने को मिलता है। किसका? पेंच राष्ट्रीय उद्यान का। और ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान से अभी हाल फिलहाल में आपको मालूम होगा कि जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है या नेशनल हाईवे जो है आपके कौन सा, NH-44 है। तो NH-44 इसी आपके किससे, आपके पेंच राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है। तो होता क्या था कि इस आपके राष्ट्रीय उद्यान वाले क्षेत्र से नेशनल हाईवे गुजरने के कारण कई बार ऐसा होता था कि जो वन्य प्राणी हो आपके रोड में आके बैठ जाते थे, तो काफ़ी लंबे समय के लिए जाम वगैरह हो जाता था, है ना। कई बार ऐसा होता था कि जो वन्य प्राणी है कुछ मानव का शिकार कर लेते थे। तो इसके लिए यहाँ पे अभी पिछले साल क्या किया गया है कि जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान से जो लगभग आपके कितना, इस राष्ट्रीय राजमार्ग का 32 किलोमीटर आपका एरिया गुजरता है, इसके लिए एक योजना है कि यहाँ पे जो आपका 32-33 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का भाग गुजरता है उसको क्या किया जाएगा, आपका साउंड प्रूफ एवं लाइट प्रूफ राजमार्ग आपके यहाँ पे बनाया जाएगा। कहाँ पे? आपके पेंच राष्ट्रीय उद्यान में, जिससे कि ना तो वन्य प्राणियों को दिक्कत हो और ना कि आपका जो परिवहन है वो भी रुके। तो आपके पेंच राष्ट्रीय उद्यान से आपके मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय राजमार्ग में आपके साउंड प्रूफ एवं लाइट प्रूफ राष्ट्रीय राजमार्ग निर्मित किया जा रहा है? तो ये आपका कौन सा है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और यहीं पे आपके क्या है, मोगली लैंड के रूप में विकसित किया जाता है। मोगली लैंड के रूप में विकसित किया जाना आपको किसको? पेंच राष्ट्रीय उद्यान को आपको मोगली लैंड के रूप में विकसित किया जाएगा। आप लोग को मालूम होगा एक जो रुडयार्ड किपलिंग की बुक है द जंगल बुक, उनको लिखने की प्रेरणा इसी राष्ट्रीय उद्यान से मिली। तो इसको किसके रूप में? आपके मोगली लैंड के रूप में आपके पेंच राष्ट्रीय उद्यान के रूप में पेंच राष्ट्रीय उद्यान को विकसित किया जाना है। ठीक है, इसके बारे में अपन ने क्या क्या जानकारी देखे कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसकी स्थापना कब हुई, साउंड प्रूफ और लाइट प्रूफ हाईवे कहाँ पे बनाया जा रहा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान में, पेंच नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है, आपके पेंच राष्ट्रीय उद्यान से पेंच नदी बहती है। साथ ही साथ कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है, NH-44 हाईवे गुजरता है। मोगली लैंड के रूप में किस राष्ट्रीय उद्यान को विकसित किया जाएगा, मोगली लैंड के रूप में पेंच राष्ट्रीय उद्यान को विकसित किया जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित है, हाँ है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन सा है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे यदि आप घूमने जाएंगे पेंच राष्ट्रीय उद्यान में, यहाँ पे आपको देखने को वही बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, हिरण, नीलगाय आदि पशु पक्षी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हो गए आपके। इसके बाद जो नया राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है आपको कौन सा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपके कहाँ पे, यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा मैप आप देखते जाइएगा। जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, होशंगाबाद जिले में देखने को मिलता है। कहाँ पे? आपके होशंगाबाद जिले में देखने को मिलता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ की यदि बात की जाए, जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है इसका जो क्षेत्रफल है, यह क्षेत्रफल कितना है, लगभग 524 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका देखने को मिलता है। इसके स्थापना की बात की जाए तो इसकी जो स्थापना है ये भी आपकी कब की गई, पेंच राष्ट्रीय सतपुड़ा की बात की जाए तो 1983 में इसकी स्थापना की गई, है ना। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका पर्वतीय क्षेत्र यानी कि जो आपके होशंगाबाद जो नर्मदापुरम संभाग है उसके अंतर्गत जो सम्मिलित जिला है होशंगाबाद, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपके प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित है आपके कौन सा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे आप जब सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में घूमने जाएंगे तो यहाँ पे आपके दो घाटियाँ मिलती हैं, एक तो हालो घाटी मिलती है और एक बंजर घाटी मिलती है। कौन सी, हालो घाटी एवं बंजर घाटी देखने को मिलती है। तो इन दोनों घाटियों का, हालो घाटी और बंजर घाटियों का, दो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पुस्तकों में इनका वर्णन किया है। इनकी पुस्तकों का नाम भी आप याद रखिएगा कि ये जो हालो घाटी का वर्णन है आपकी किसकी, ये जो एक व्यक्ति का नाम आपको देखने को मिलता है के फारसन, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है
पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है हाईलैंड इन इंडिया, हाईलैंड इन इंडिया। इसमें आपके जो हालो घाटी का वर्णन देखने को मिलता है किसके? के फारसन की पुस्तक हाईलैंड इन इंडिया में आपका जो होशंगाबाद स्थित आपकी हालो घाटी है इसका वर्णन मिलता है। दूसरा आपके जो कौन सी? बंजर घाटी, ये आपके कहाँ पे है? मंडला में है। तो हालो घाटी आपके होशंगाबाद और आपकी जो बंजर घाटी है ये मंडला में है। इसका जो है आपका वर्णन किसने किया है? इनकी एक पुस्तक है, ब्रांडेर की पुस्तक है, इसका नाम है वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया। इसमें इन्होंने मंडला स्थित आपकी कौन सी? बंजर घाटी का वर्णन किया। दोनों चीज़ याद रखिएगा, जो आपके राइटर हैं कौन? के फारसन, जिनकी पुस्तक है कौन सी? हाईलैंड इन सेंट्रल इंडिया में, इन्होंने आपके होशंगाबाद स्थित हालो घाटी का वर्णन किया है। जबकि मंडला जिले में स्थित बंजर घाटी का वर्णन ब्रांडेर ने अपनी पुस्तक वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया में बंजर घाटी का उल्लेख किया है ना। तो हालो घाटी भी आपके कहाँ पे? होशंगाबाद जिले में स्थित है। तो आप देख लीजिए कि जो भी राष्ट्रीय उद्यान थे कौन कौन से, जैसे कि एक राष्ट्रीय उद्यान आपका प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित पन्ना हो गया, दूसरा आपका बांधवगढ़ हो गया, तीसरा कान्हा हो गया, चौथा पेंच हो गया, पांचवा कौन सा हो गया? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये होशंगाबाद जिले में स्थित है। जो ये 5 राष्ट्रीय उद्यान आपके जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित है, ठीक है। छठवां के जो कन्फ्यूजन था उसके बारे में मैंने बता दिया, संजय के बारे में। तो ये आपके 5 राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित है। और भी कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि आपको एक राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलता है, कौन सा? ये मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलता है वन विहार। ये आपके कहाँ पे, किस जिले में? भोपाल में स्थित है। यह लगभग कितने? 4.5 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में आपके फैला हुआ है आपका कौन सा? वन विहार आपके जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार आपके भोपाल में। यदि इसकी स्थापना की बात की जाए तो वन विहार की स्थापना आपके 1979 में की गई थी। तो दोनों चीज़ आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपके कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपके कहाँ पे? मंडला बालाघाट जिले में। और मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है ये कौन सा है? वन विहार। ये आपके कहाँ पे? आपके भोपाल में स्थित है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपको एक राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ से मैं रफ करते जाता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जब आप डिंडौरी में यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है जिसका नाम है आपके जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान या फॉसिल पार्क की जिसकी बात करते हैं। ये आपके किस जिले में है? आपके डिंडौरी जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना आपके कब? 1968 में की गई थी। और यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 0.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। किसका? डिंडौरी, यानी कि फॉसिल पार्क आपके कहाँ पे? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आपके डिंडौरी जिले में स्थित है। अब आप लोग के मन में एक बात आ रही होगी कि राष्ट्रीय उद्यान तो इसका क्षेत्रफल सबसे कम है, लेकिन मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वन विहार को क्यों कहा जाता है? देखिए यहाँ पे क्या है, आपके जो जीव जंतु हैं उनके जो विलुप्त प्राय जीव जंतु उनका जीवाश्म का जो संरक्षण है वो किया जा रहा है, और यहाँ पे क्या है? जीवित हैं। तो दोनों में अंतर समझिए। ये जो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे जीवित है और ये क्या है? जीवाश्म राष्ट्रीय फॉसिल पार्क है डिंडौरी में, ठीक है। तो यदि बड़े की बात करें तो कान्हा और सबसे छोटे की बात करें तो वन विहार भोपाल ही लगा के आना, जीवाश्म मत लगा के आना, ठीक है। ये हो गया जीवाश्म। इसके बाद एक है आपके राष्ट्रीय उद्यान डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान।
यदि बात करें कि जो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है किस ज़िले में है, ये धार ज़िले में है। इसकी स्थापना आपके कब की गई थी? 2010 में। धार ज़िले में है, स्थापना कब की गई थी? 2010 में की गई थी। देखिए वो जो डिंडौरी वाला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे क्या है, जो आपके विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न प्रजाति के जीव जंतु हैं उनके जीवाश्मों का संरक्षण किया जा रहा है। जबकि आपके कहाँ पे, डायनासोर वाले में, आपके धार वाले में किसका जीवाश्म संरक्षित किया जा रहा है? डायनासोर के जीवाश्म संरक्षित किए जा रहे हैं आपके धार वाले राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, ये डायनासोर हो गया। उसके बाद जो आपके 2004 में स्थापित है आपका कौन सा? ओंकारेश्वर। ये आपके कहाँ पे है? ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलता है आपके कहाँ पे? खंडवा में ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। ये कब बनाया गया है? आपके 2004 में स्थापित हुआ। कुछ पुस्तकों में ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन नहीं होता, लेकिन मध्य प्रदेश की जो एक सरकारी पब्लिकेशन है मध्य प्रदेश संदर्भ हिंदी ज्ञान, है ना, तो उसमें आपका हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है उसमें आपके स्पष्ट रूप से वर्णन है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आपके 2004 में स्थापित किया गया। ये किस जिले में? आपके खंडवा में। ठीक है, इसके बाद आपका जो 12वां राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है, जो अभी तक का क्या था? वन अभ्यारण्य था, जिसको आपके क्या घोषित कर दिया गया है अभी वर्तमान में? राष्ट्रीय उद्यान के रूप में या नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया है 2018 में। ये कौन सा है? पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान 2018 में। ये किस जिले में है? आपके श्योपुर जिले में स्थित है पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये हो गए मध्य प्रदेश के 12 राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें से आपके प्रोजेक्ट टाइगर में जो सम्मिलित है उनका भी वर्णन है, और जो आपके प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है उनका भी वर्णन है। ठीक है, चलिए इसमें बहुत सारी जानकारी लिखी है, तो एक बार मैं मैप में इनको केवल और केवल राष्ट्रीय पार्क के नाम लिखूंगा और उनके स्थित जिलों, मतलब किस जिले में स्थित है उनका नाम लिखूंगा। फिर उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, जिससे कि आपके लिए आसानी हो, आप इसको याद रख सकें। सबसे पहला आपको देखने को मिलता है कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? मंडला बालाघाट जिले में इसका विस्तार है। दूसरा इसी के बगल में आपको देखने को मिलता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये किस जिले में? सिवनी छिंदवाड़ा में। इसी को मोगली लैंड के रूप में विकसित किया जाना है। इसी का नाम आपके क्या है? इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान है। तीसरा आपको यहाँ पे होशंगाबाद ज़िले में मिलता है कौन सा? सतपुड़ा। ये कौन से ज़िले में? आपके होशंगाबाद में। इधर नीचे साइड आपके ओंकारेश्वर देखने को मिलता है, कहाँ पे? आपके खंडवा में, जिसको आप पूर्वी निमाड़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इधर थोड़ा सा ऊपर आइए, यहाँ पे आपको उमरिया में देखने को मिलता है कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पे आपके बाघों का घनत्व सर्वाधिक है, उमरिया। यहाँ पे आपके सीधी में दिखता है संजय राष्ट्रीय उद्यान, सीधी। फिर यहाँ पे आपके सतना के बगल में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, किस जिले में? पन्ना। और इसी से आपके कौन सी नदी होकर बहती है? केन नदी। यहाँ पे आपके एक राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके कौन सा? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल पार्क, कहाँ पे आपके देखने को मिलता है? डिंडौरी में। इसके बाद ऊपर साइड यहाँ पे आपके जो पहले वन अभ्यारण्य था, जिसको अभी पिछले 2018 में क्या कर दिया गया है? राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर दिया गया है, पालपुर कूनो श्योपुर में। यहाँ पे आपके 2010 में बनाया गया है कौन सा?
डायनासोर, ये जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है आपके, किस ज़िले में, धार ज़िले में। और मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वन विहार, ये कहाँ पे है आपके, भोपाल में। 1 2 4 5 6 7 8 9 10। अभी कौन सा छूट रहा भाई, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी। देख लीजिए 12 हो गए होंगे आपके। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है राष्ट्रीय उद्यान के बाद, है ना। अब जो अगला लेक्चर आएगा ये आएगा किस पे, आपके मध्य प्रदेश के जो प्रमुख वन अभ्यारण्य हैं उनके संदर्भ में, उसको भी अपन इसी तरह मैप के माध्यम से उनकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी अपन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, है ना। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा या जो दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको क्या करिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।